अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली डेटा प्री प्रोसेसिंग पे है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेटा के हवाले से देखा था कि बिग डेटा की जो बेसिक डेफिनेशन उसको देखा, फिर हम लोगों ने जो डेटा के बेसिक स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं उनको देखा कि आपके पास कोई भी डेटा सेट जब आता है तो आप लोग उसको उसकी डिस्पर्शन को अंडरस्टैंड करते हैं या आप उसकी जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसको देखते हैं। तो हम लोगों ने कुछ बेसिक सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज़ जो थी वो देखी कि हम लोग अपने डेटा सेट को अंडरस्टैंड करने के लिए कौन से जो बेसिक स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो बेस्ट वे है टू अंडरस्टैंड योर डेटा, क्योंकि आपके पास जो डेटा सेट है वो आपके पास कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो उन नंबर्स को अंडरस्टैंड करना इतना इजी नहीं है। दैट्स वाई वी यूज़ सम स्टैटिस्टिकल फंक्शन। और द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड योर डेटा सेट इज़ थ्रू विजुलाइजेशन। तो आज का जो हमारा डेटा प्री प्रोसेसिंग है उसके अंदर हम कुछ बेसिक विजुलाइजेशन की टेक्निक्स को देखेंगे कि हम लोग डेटा को कैसे विजुलाइज करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग डेटा की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे फंक्शंस हैं या वो कौन से ऐसे जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी डेटा सेट की जो उसकी क्वालिटी को डिफ़ाइन करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि जो मुख्तलिफ़ नॉइज़ी डेटा है या हमारे पास जो आउटलायर्स हैं हम लोग उनको कैसे डिटेक्ट करते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स विच कैन बी यूज्ड टू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स। तो हिस्टोग्राम्स क्या है कि हम लोगों ने बात की थी कि जो बेसिक डेटा डिस्क्रिप्शंस हैं जो लास्ट लेक्चर की हमने बात की थी, जिसमें हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी और जो मेजर डिस्पर्शन को हम लोगों ने देखा था, वो बेसिकली और जो ग्राफिकल स्टैटिस्टिकल डिस्प्लेस या हमारे पास जो विजुअलाइजेशन है जिसमें हमारे पास हिस्टोग्राम्स हैं, स्कैटर प्लॉट्स हैं या हमारे पास बॉक्स बार प्लाट है, जो हम लोगों ने इससे पहले शायद लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो जिसमें हम लोग आउटलायर्स को डिटेक्ट करते हैं। ये जो मेथड्स है डिफरेंट, दे आर बेसिकली यूज टू प्रोवाइड द वैल्यूबल इंसाइट जो आपका ओवरऑल जो डेटा है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए होता है। बाय हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई नॉइज एंड आउटलायर्स दे आर स्पेशली यूजफुल फॉर डेटा क्लीनिंग। कि आप लोगों के पास जब डेटा सेट आता है तो आप मुख्तलिफ जो स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं और प्लस जो उसका जो ग्राफिकल उसको डेटा सेट को थ्रू विजुलाइजेशन देखते हैं तो यू डिटेक्ट करते हैं आप लोग उसके अंदर कि क्या नॉइज़ क्या है, उसके अंदर आउटलायर्स क्या हैं। तो एंड देन यू यूज़ डिफरेंट टेक्निक्स और उसके थ्रू आप उसकी नॉइज़ को या आउटलायर्स को जो भी जो वैल्यूज़ हैं उनको ठीक करते हैं। प्लॉटिंग हिस्टोग्राम इज़ अ ग्राफिकल मेथड फॉर समराइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गिवन एट्रीब्यूट टेक्स्ट। कि किसी भी जो आपके पास मुख्तलिफ हम लोगों ने बात की थी कि डेटा सेट है उसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, तो हिस्टोग्राम्स इज़ वन वे ऑफ graphically viewing all the values on the graph। जो उसके अंदर जो हाइट है आपके पास जो ग्राफ की जो हाइट है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती है आपका फ्रिक्वेंसी को। आपकी फ्रिक्वेंसी मींस आपके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उसको। द रिजल्टिंग ग्राफ इज इसको बार चार्ट भी कहते हैं। कि आपके पास जिस तरह इस एग्जांपल में हमारे पास यूनिट प्राइस है और हमारे पास काउंट ऑफ आइटम सोल्ड है कि 40 to 59 हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं हमने उनको ज्वाइन। आप इसका इस तरह के आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस को भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए इट्स मोर इजी कि हम लोग क्या करें कि जो मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके ग्रुप बना लें। उसको हम लोगों ने उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, द रेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ फॉर एक्स इज partitioned इनटू disjoint consecutive सब रेंजेस, जिसको हम लोग कह सकते हैं कोई सबसेट बना लें। उसको बकेट भी कह सकते हैं या उसको सब रेंज भी कह सकते हैं। कि हम लोगों ने क्या किया कि जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी उनको कंबाइन करके एक बकेट बना ली। जो 40 to 59 इज़ बेसिकली उसकी जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं। इसको विड्थ भी कह सकते हैं कि हमारे पास इस बकेट की विड्थ जो है इज़ बिटवीन 40 to 59। तो जो 40 to 59 वो यूनिट्स जिनकी प्राइस 40 to 59 थी उनकी जो नंबर ऑफ काउंट था। तो ये जैसे हमने बात की कि हाइट ऑफ द बार चार्ट इज बेसिकली रिप्रेजेंट्स द फ्रिक्वेंसी
वो अराउंड 300 था, 60 to 79 अबाउट 400। तो हिस्टोग्राम इज़ अ सिंपल वे ऑफ viewing your data, refer to as buckets or bins, जिसके बारे में हमने अभी बात कर लिया। disjoint subsets of the data distribution for x, the range of bucket, कि वो जो ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ या रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो हैं जिनको हमने एक साथ इकट्ठा किया, दैट इज़ नोन एज विड्थ। कि रादर दैन ड्राइंग एन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, कि आप हर एक ऑब्जर्वेशन का उसको बार चार्ट पे रिप्रेजेंट करें, फॉर द ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बेस्ट वे इज़ टू जॉइन दोज ग्रुप्स, कि आप उनको किसी भी एक पैरामीटर के ऊपर उनको एक साथ इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करके उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लें। सिमिलरली हमारे पास जो स्कैटर प्लॉट्स हैं उसको हम लोग देखते हैं डेटा को रिलेशन टू सी अ रिलेशनशिप पैटर्न और ट्रेंड बिटवीन टू न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स, के हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं कोई भी, तो हम लोग अगर उन एट्रीब्यूट के दरमियान अगर हम लोग कोई ट्रेंड देखना चाह रहे हैं कि आया कि हमारे पास एक जो एट्रीब्यूट है उसके होने ना होने से दूसरे एट्रीब्यूट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, दैट इज़ उसको हम लोग स्कैटर प्लॉट के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज अ कोरिलेशन, कि हम लोग दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान कोरिलेशन को फाइंड करते हैं। Two attributes x and y are correlated if one attribute implies to the other. That means it can be, the correlation can be either positive, negative or none. पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगी, जब एक एट्रीब्यूट की वैल्यू जब बढ़ेगी तो दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो देन वी कैन से दैट दिस रिलेशनशिप इज़ नोन एज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर हमारे पास एक एट्रीब्यूट की वैल्यू लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू बढ़ रही है और वाई की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, देन वी कैन से दैट देयर इज़ अ नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर एक की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज से दूसरे जो एट्रीब्यूट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, देन वी कैन से दैट इज़ नोन एज अ null or uncorrelated or no correlation. If the plotted points pattern slopes from lower left to the upper right, this means that the values of x increases as the values of the y increases, suggest a positive correlation, जिसकी हम लोग इसमें अभी एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारी वैल्यूज़, अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का है कि ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस की वैल्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट की हैं। अगर आप इन वैल्यूज़ को देखें कि जैसे जैसे x एक्सिस की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं वैसे वैसे y एक्सिस पे भी इन ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। तो जब हमने दो एट्रीब्यूट को x और y पे प्लॉट किया तो अगर हमारे पास ट्रेंड कुछ इस तरह का बन रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर लेफ़्ट टू द अपर राइट, यही बात यहाँ पे हुई कि फ्रॉम द लोअर लेफ़्ट टू द अपर राइट, अगर ट्रेंड हमारे पास इस तरह का है कि एक एट्रीब्यूट की वैल्यू बढ़ने से दूसरी एट्रीब्यूट की वैल्यू बढ़ रही है, देन वी कैन से दिस इज़ नोन एज अ पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि दोनों एट्रीब्यूट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। इन दिस केस कि हम लोगों ने सेम हमने एक्स और वाई एक्सेस पे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को प्लॉट किया और हमारे पास ट्रेंड कुछ इस तरह का बना कि अपर लेफ़्ट से लोअर राइट की तरफ हमारे पास इस तरह का ट्रेंड बढ़ रहा है कि हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं एक्स एक्सेस के ऊपर और वाई एक्सेस के ऊपर वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं। एज़ द वैल्यूज़ आर इंक्रीजिंग ऑन द एक्स एक्सेस, वाई की वैल्यूज़ जो है वो नीचे डिक्रीज़ हो रही हैं। तो दैट मीन्स कि एक्स की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती है तो वाई की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, देन वी कैन से दैट देयर इज़ अ नेगेटिव कोरिलेशन। तो यही बात हुई कि इफ़ द पैटर्न ऑफ द प्लॉटेड पॉइंट स्लोप्स फ्रॉम द अपर लेफ्ट टू द लोअर राइट, upper left to the lower right, then we can say this is a negative correlation. So the values of the x increases as the value of y decreases, suggesting a negative correlation. A line of a best fit can be drawn to study the correlation between the variables, कि हम लोगों ने दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या उनके जो कोरिलेशन क्या है उनका, तो वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ एन एग्जांपल कि इसमें वो यूनिट प्राइस है और नंबर ऑफ़ आइटम्स सोल्ड है, तो ये उसका स्कैटर प्लॉट है कि जिसमें हम लोगों ने यूनिट प्राइस एक वेरिएबल उसको एक्स एक्सेस के ऊपर रखा और आइटम सोल्ड उसको हमने वाई एक्सेस के ऊपर रखा। तो हम लोगों ने उसका एक स्कैटर प्लॉट ड्रा कर दिया, तो हमारे पास कुछ ट्रेंड इस तरह का बना जो कोरिलेशन फाइंड कर रहा है, उसका कोरिलेशन का ट्रेंड कुछ इस तरह की लाइन ड्रा हुई।
पॉजिटिव कोरिलेशन को भी देख लिया हमने, नेगेटिव कोरिलेशन को भी देख लिया। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ नो कोरिलेशन कि हमारे पास ये जो हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने जो जो नंबर्स ड्रा किए, तो इससे हमें कोई ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा है इसके दरमियान कि हम लोग कह सकें कि आइदर दिस इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन और अ नेगेटिव कोरिलेशन और देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ कोरिलेशन। तो दीज आर द एग्जांपल कि हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी भी एक वेरिएबल्स की वजह से दूसरे वेरिएबल के ऊपर कोई ख़ास इफेक्ट नहीं आ रहा। सो दैट वी कैन से कि दिस इज़ अ नो कोरिलेशन कि इन दोनों एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ की पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। और नॉर्मली जब आपके पास डेटा सेट होता है, यू हैव अ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, तो उन एट्रीब्यूट्स के दरमियान कुछ एट्रीब्यूट्स के दरमियान आपको पॉजिटिव कोरिलेशन मिलेगा, स्लाइटली पॉजिटिव होगा, कुछ के दरमियान आपका स्लाइटली नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, और कुछ एट्रीब्यूट्स इस तरह होंगे देयर इज़ अ नो कोरिलेशन। तो दिस इज़ द वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर डेटा कि आपके पास बहुत सारा जो डेटा सेट आया है उसके मुख्तलिफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जस्ट टू। So we have a multiple attributes. So if you want to find out the correlation between those attributes, so then you can draw them and see them graphically कि आपके जो attributes हैं उनके दरमियान क्या correlation है। तो इसकी जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है वो भी हम लोग देखेंगे। मैंने आपको कहा था कि आप लोग पाइथन इंस्टॉल कर लें अपने लैपटॉप के ऊपर या अपनी जो मशीन्स के ऊपर, और साथ में जो पांडास और नमपाई की लाइब्रेरीज़ हैं, ये दोनों लाइब्रेरीज़ बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड फॉर द ईज़ ऑफ लोडिंग द डेटा। और उसके साथ हम लोग जो बेसिक स्टैटिस्टिकल फंक्शंस है उसके बिल्ट इन फंक्शंस हैं तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप पांडास बेसिकली होता है कि आपकी जो डेटा मैनिपुलेशन है वो इजी हो जाएगी आपकी, उस लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग करेंगे। तो पांडास, नामपाई और जो ग्राफ्स हम लोग बनाएंगे तो उसके लिए मैट प्लॉट लिब की लाइब्रेरी है। तो बेसिकली समटाइम्स वो डिपेंड करता है आपका इंस्टॉलेशन मोड क्या है पाइथन का। तो नॉर्मली ये लाइब्रेरीज उसके साथ आ जाएंगी, अगर नहीं है तो आप उनको सेपरेट से इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब हम लोग ये आपका इनिशियल टास्क है तो हम लोग ये जो चीज़ें देख रहे हैं कि हम लोग जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या जो बेसिक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन है, इन सारी चीज़ों को हम लोग प्रोग्रामेटिकली भी देखेंगे पाइथन के अंदर। ये बहुत आसान है ये चीज़ें ड्रा करना। तो आप लोगों का एक दफ़ा स्टार्ट हो जाएगा कि आप लोग जो बेसिक जो ग्राफ्स हैं या बेसिक जो ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है या ग्राफ्स बनाना एक दफ़ा आप सीख लेंगे तो आप लोगों के पास वो उसी लाइब्रेरी के अंदर मुख्तलिफ जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, तो आप उन पैरामीटर्स को चेंज करके डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स बना सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा टूल्स, बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज़ अवेलेबल है। तो आप लोगों को, और प्लस इसमें प्रोग्रामिंग भी इज़ रादर इजी। तो आप लोग जब इसको प्रोग्राम करेंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो उसमें हम लोग एक कोई केस स्टडी ले लेंगे, उस केस स्टडी को लेके हम लोग चलेंगे कि हम लोग उसको उसके ऊपर कुछ प्री प्रोसेसिंग भी करेंगे उस डेटा सेट के ऊपर। फिर उस डेटा सेट की कुछ बेसिक जो डिस्क्रिप्शन है स्टैटिस्टिकली देखेंगे उसका क्या है। फिर हम लोग उसमें से कुछ जो ग्राफिकली देखेंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग कोई ना कुछ एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो उससे पहले आप लोग काइंडली इन वीक्स के अंदर पाइथन इंस्टॉल कर लें, साइकिट लर्न जो मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है उसको भी इंस्टॉल कर लें, जो कि हम लोग जो हमारा एनालिसिस का पार्ट है उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे। सो डेटा विजुअलाइजेशन एम्स टू कम्युनिकेट डेटा थ्रू क्लियरली एंड इफेक्टिवली थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हम लोगों ने पहले भी बात कर ली है कि जो डेटा विजुअलाइजेशन है इज़ एन इफेक्टिव टूल और टेक्निक जिसमें आपको डेटा की अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से हो सकती है। इसीलिए ना आप डेटा को विजुलाइज करके आप लोग उसके अंदर जो डेटा सेट के अंदर डिफरेंट नॉइज़ है या उसके अंदर जो इनकन्सिस्टेंसीज हैं या आपकी कोई आउटलायर्स हैं तो उनको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वंस यू हैव डिटेक्टेड ऑल दीज एरर्स, तो फिर डिफरेंट मेथड्स हैं, वो मेथड यूज़ करके हम लोग उन चीज़ों को उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं।
सिमिलरली हमारे पास जो पिक्सल ओरिएंटेड विजुलाइजेशन टेक्निक है कि a simple way to visualize the value of a dimension is to use a pixel with the color of the pixel कि आपका मुख्तलिफ डायमेंशन जो डेटा सेट है उसको विजुलाइज करने के लिए आप पिक्सल ओरिएंटेड टेक्निक देख सकते हैं, जिसमें जो पिक्सल का कलर होगा दैट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द डायमेंशंस वैल्यू। कि अगर हमारे पास m डायमेंशंस हैं इन पिक्सल ओरिएंटेड टेक्निक, तो आप एक m विंडोज़ ड्रा हो जाती है, वन फॉर ईच डायमेंशन, और द m डायमेंशन वैल्यूज़ ऑफ द रिकॉर्ड आर मैप टू m पिक्सल्स के, और जो कलर ऑफ द पिक्सल है बेसिकली वो आपका रिप्रेजेंट करेगा विद इन ईच डायमेंशन द वैल्यूज़ ऑफ दोज ऑब्जर्वेशंस। सो द कलर ऑफ द पिक्सल रिफ्लेक्ट्स द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ कि आपका, हमने बात की कि अगर m डायमेंशन है तो एक m विंडोज़ ड्राज हो जाएंगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, और मुख्तलिफ उसके मुख्तलिफ पिक्सल के कलर जो है वो विद इन ईच डायमेंशन मुख्तलिफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। विद इन ईच विंडो वो जो आपका डेटा सेट होगा या वो एट्रीब्यूट होगा, उसकी जो वैल्यूज़ होगी वो आप किसी भी ऑर्डर में, दैट बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है या आपका डेटा सेट क्या है, कि आपने किसी भी ऑर्डर आइदर असेंडिंग डिसेंडिंग या किसी भी ऑर्डर के अंदर आपने उसको अरेंज कर दिया, और जो डिफरेंट जो कलर की जो वैल्यूज़ है, जो मुख्तलिफ जो डिफरेंट कलर्स हैं पिक्सल के, दैट बेसिकली रिप्रेजेंट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ inside a window the data values are arranged in some global order shared by all windows। कि आपने कुछ एक ऑर्डर डिफ़ाइन कर दिया कि इस ऑर्डर के अंदर आपका जो डेटा वैल्यूज़ है वो अरेंज होगी। द ग्लोबल ऑर्डर में बी obtained by sorting all your data record in a way that is meaningful for the task in hand। कि आपका जो भी टास्क है, जो भी आप लोग डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली सब्जेक्टिव पार्ट, तो ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली पिक्सल ओरिएंटेड इन शॉर्ट क्या है कि आप मुख्तलिफ डायमेंशंस को ले सकते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस को ले सकते हैं, और पिक्सल्स की वैल्यूज़ जो पिक्सल के डिफरेंट कलर्स हैं वो मुख्तलिफ डायमेंशंस को शो कर सकते हैं और डिफरेंट वैल्यूज़ को। सिमिलरली वी हैव ज्योमेट्रिक प्रोजेक्शन विजुलाइजेशन टेक्निक्स के हमारे पास जो geometric projection techniques try to address is how to visualize a high dimensional space on a 2D display। कि हम लोगों ने जो बात की थी इससे पहले जो ग्राफ्स की कि x और y दो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर था, कि ये टू डायमेंशनल स्पेस था, कि अगर हमारे पास जो अगर मल्टीपल डायमेंशन स्पेस हो तो उसमें हम लोग दो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर x और y के ऊपर हम लोग मल्टी डायमेंशनल स्पेस को कैसे, मल्टी डायमेंशनल डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए है कि a scatter plot displays 2D data points, a third dimension can be added using different colors or shapes to present different data points। कि आपने x और y के ऊपर अगर दो 2D स्पेस के अंदर x और y के वैल्यूज़ आप प्लॉट कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक थर्ड डायमेंशन हो तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको स्कैटर प्लॉट के अंदर ही हम लोग कहते हैं कि आप लोग जो x और y की जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको डिफरेंट शेप डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हो, जो थर्ड डायमेंशन है उसको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हो। एज एन एग्जांपल वेयर x और y टू एट्रीब्यूट्स एंड द थर्ड डायमेंशन इज प्रेजेंटेड बाय डिफरेंट शेप थ्रू दिस विजुअलाइजेशन। और उसी एग्जांपल ये है कि हमारे पास ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, सॉरी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, और हम लोगों ने उसको थ्री डिफरेंट शेप से रिप्रेजेंट कर दिया कि हमारे पास एक राउंड शेप है, एक हमारे पास स्टार है, एक हमारे पास स्क्वायर है, इसी तरह एक हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसी तरह प्लस है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब तक ये आपको लगे कि ये अंडरस्टैंडेबल है तो आप इसकी डायमेंशन को बढ़ा सकते हैं, कि आप इसको डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं, आप इसको डिफरेंट शेप दे सकते हैं टू अंडरस्टैंड योर डेटा। तो इसमें हम लोगों ने जो 2D स्पेस के ऊपर मल्टी डायमेंशनल डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास चार या पांच एट्रीब्यूट्स हैं और आप सिर्फ उन चार पांच एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो यू कैन यूज़ दिस टेक्निक, कि उसमें आप या तो उसको डिफरेंट कलर दे दें या आप उसको डिफरेंट शेप दे दें, और आफ्टर दैट अगर वो ग्राफिकली उस बिहेवियर को डिपिक्ट कर रहा है जो आप शो करना चाह रहे हैं, तो यू कैन यूज़ दी स्कैटर प्लॉट्स
with multi-dimension on a 2D space. सिमिलरली हमारे पास जो 3D स्कैटर प्लॉट्स हैं, तो उसमें हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई है और जी कोऑर्डिनेट है। तो आप लोग अगर उसमें 4 डायमेंशन को ऐड करना चाहें तो आप उसको क्या करें कि उन डेटा पॉइंट्स को डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। तो डिफरेंट कलर से आप बेसिकली अपने एडिशनल जो आपकी डायमेंशन है उसको उसके डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली एक जो क्लासिकल ओल्ड टेक्निक थी वो है आइकॉन बेस्ड विजुअलाइजेशन टेक्निक, जिसमें मुख्तलिफ जो ह्यूमन फेसेस हैं बेसिकली दे रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा। कि हमारे पास जो इनिशियली जो स्टार्ट हुआ था जो टर्न ऑफ फेसेस, दे वर एबल टू यूज़ रिप्रेजेंट डेटा अप टू 18 वेरिएबल्स और 18 डायमेंशंस तक वो रिप्रेजेंट कर रहा था, बट लेटर वो कुछ बढ़ भी गया था। तो चर्न ऑफ फेसेस हेल्प रिवील ट्रेंड्स इन द डेटा, कि आपके डेटा के अंदर या क्या ट्रेंड है उसको बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है थ्रू डिफरेंट ह्यूमन फेसेस। और इसमें यह है कि अगर हमारे पास viewing large tables of data can be tedious by considering the data, churn of faces makes the data easier for user to digest। कि आपको अगर डेटा के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, आप उन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को देख के डेटा को अंडरस्टैंड करें, तो इंस्टेड कि आपके पास अगर चर्न ऑफ फेसेस हैं, ह्यूमन फेसेस हैं और उनके कुछ मीनिंग है, अगर आप उन फेसेस को देखें तो आप उस डेटा के ट्रेंड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है और डेटा के अंदर मुख्तलिफ नंबर्स हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इस डेटा सेट का ट्रेंड क्या है या डेटा सेट की जो वैल्यूज़ हैं वो किस ट्रेंड में रिप्रेजेंट हो रही हैं। तो बेसिकली चर्न ऑफ फेसेस अगर आप उनके साथ अटैच करें तो एंड ईच फेस हैव सम मीनिंग, तो उससे आप लोग उस डेटा की बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा इसकी जो ड्रॉबैक ये कहते हैं पावर इन रिलेटिंग मल्टीपल रिलेशनशिप से इज़ लिमिटेड, कि आपको दो एट्रीब्यूट के दरमियान एक या मल्टीपल अगर रिलेशनशिप डिफ़ाइन करना पड़े तो वो आइकॉन बेस्ड जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है वो उसमें हैव अ वेरी लिमिटेड पॉसिबिलिटीज़। तो ये वो डिफरेंट फेसेस हैं, ईच ऑफ दोज फेसेस बेसिकली रिप्रेजेंट डिफरेंट मीनिंग्स। के अगर वो हैप्पी फेस है तो वी कैन से, अगर इसका मीनिंग है देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन दोज डेटा। तो जो भी ट्रेंड है इन चर्न ऑफ फेसेस के जो डिफरेंट फेसेस के मीनिंग्स हैं, उन मीनिंग्स के ऊपर हम लोग उसका डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी फॉर जो डेटा साइंटिस्ट है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो हमारे पास जो बहुत बड़ा डेटा सेट है उसके अंदर जो किस किस्म का ट्रेंड अवेलेबल है और एट्रीब्यूट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको हम थ्रू दीज फेसेस वी कैन डिफाइन। अच्छा, ये तो बात हो गई कुछ बेसिक जो विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स थी उसके बारे में। अभी हम लोग जो इन जनरल हम लोग जब डेटा साइंस या डेटा के बारे में बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि डेटा क्वालिटी की बात करते हैं। कि हमारा जितना भी एनालिसिस है, मैंने शायद इस लेक्चर में, बल्कि जो इससे पहले लेक्चर हुए थे उसमें भी बात की थी कि डेटा एनालिसिस परफॉर्म करने से पहले एक डेटा प्री प्रोसेसिंग है एंड इट टेक्स अबाउट 80 to 90% ऑफ द टाइम, कि आप अपने डेटा सेट को रेडी करते हैं एंड उस फॉर्म के अंदर लेकर आते हैं जिसके बाद आप उसके ऊपर कोई एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। अब उसके लिए डिपेंड करता है उसमें सब चीज़, जो आपका एनालिसिस से भी ज़्यादा जो आपका ये जो ओवरऑल जो आपका प्रोसेस है ये डिपेंड करता है आपकी डेटा की क्वालिटी के ऊपर। अगर आपकी डेटा की क्वालिटी हाई होगी तो आपका डेटा एनालिसिस जो भी परफॉर्म करेंगे उसके रिज़ल्ट्स जो होंगे वो मोर एक्यूरेट होंगे। तो डेटा क्वालिटी के अंदर हम लोग जब बात करते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, टाइमलीनेस और बिलीवेबिलिटी एंड इंटरप्रेटेबिलिटी। कि हम लोग किसी भी डेटा के अंदर ये क्वालिटीज़ देखते हैं और बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज़ और द क्वालिटीज़ वी कैन से कि डेटा की क्वालिटी क्या है। तो एक्यूरेसी क्या है? इनएक्यूरेट और नॉइजी कंटेनिंग एरर्स और वैल्यूज़ दैट डेविएट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड। कि आपकी नॉइजी डेटा क्या है कि जो वैल्यू एक्सपेक्टेड है उससे वैल्यू आपकी डेविएट हो गई है। अब ये डेविएशन किस वजह से होती है? देयर कैन बी मैनी पॉसिबल रीजंस फॉर इनएक्यूरेट डेटा।
दैट इज़ हैविंग एन इनकरेक्ट एट्रीब्यूट वैल्यूज़, कि आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं आपके डेटा सेट के अंदर, उनमें से कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो इनकरेक्ट वैल्यूज़ हैं। वो जो डेटा सेट के अंदर जो इनएक्यूरेसी है वो किस वजह से हो सकती है कि आपका जो डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी आपकी डिवाइस है जो डेटा कलेक्ट कर रही है, उसके अंदर भी कोई फॉल्ट हो सकता है। देयर कैन बी अ ह्यूमन एरर, कि ह्यूमन जब आप डेटा इंटर कर रहे हैं कोई भी, तो उसके उसके दौरान कोई गलती हो गई, या कंप्यूटर एरर अकरिंग एट डेटा एंट्री। सिमिलरली इंटेंशनल रॉन्ग डेटा इनपुट, मैनी टाइम्स जो हम लोगों के पास सर्वेज आते हैं, हम लोग सर्वेज वगैरह फिल करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ जगह के ऊपर हम लोग जो करेक्ट डेटा इनपुट नहीं करते मोस्टली, या आपकी डेट ऑफ बर्थ समटाइम्स अगर वो इतना इंपॉर्टेंट या क्रूशल जगह नहीं है, कोई भी ऑनलाइन सर्वे फॉर्म है, कोई या कोई सुपरमार्केट कोई अपने कस्टमर को भेजती है, तो समटाइम्स वी इंटेंशनली पुट द रॉन्ग डेटा देयर। तो ये जो इनएक्यूरेसी है ये इस वजह से भी हो सकती है, ये डेटा ट्रांसमिशन के दौरान भी आपकी नॉइज़ ऐड हो सकती है, आपकी जो एक्चुअल वैल्यूज़ जो हैं पे वो डेविएट हो सकती हैं आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ से। Similarly, we have technology limitations such as limited buffer size for coordinating synchronized data transfer and consumption, कि आपके पास जो सिंक्रोनाइज्ड डेटा ट्रांसफ़र है उसमें आपका जो बफर साइज़ है या बफर है, जिस स्पीड से डेटा आके उस बफर में आ रहा है उस स्पीड से डेटा आपका कंज्यूम नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से क्या है कि आपका कुछ ना कुछ डेटा लॉस हो रहा है क्योंकि बफर आपका फुल है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन में अगर कोई है, या आपकी जो डिवाइस के अंदर जो बफर साइज़ लिमिटेड है, जिसकी वजह से जो कंजम्पशन है और जिस रेट से डेटा आ रहा है उस रेट से डेटा कंज्यूम नहीं हो पा रहा, कि आपका डेटा लॉस हो रहा है और आपकी जो एक्यूरेसी है वो अफेक्ट हो रही है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। तो एक्यूरेसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जब भी हम लोग डेटा क्वालिटी को डिफ़ाइन करते हैं। सिमिलरली हम लोगों ने बात करते हैं हम लोग कंप्लीटनेस, कि एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरेस्ट में नॉट ऑलवेज बी अवेलेबल, कि आपके पास एक डेटा सेट है, डेटा सेट जो है उसमें हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन जो भी आपके पास जो एनालिसिस आप लोग परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसके लिए कुछ एट्रीब्यूट्स की जो ज़रूरत थी, लेकिन वो एट्रीब्यूट्स उस डेटा सेट के अंदर नहीं है। तो उस सूरत में क्या है कि आप लोग कुछ दूसरे एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके कोई एट्रीब्यूट बना सकते हैं जो आपको, जो आपके पास टास्क है या जो क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन है या जो आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, जो एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, उसके लिए अगर आपको लगता है कि कोई एट्रीब्यूट मिसिंग है, तो आप मल्टीपल एट्रीब्यूट से या कोई भी डिपेंडिंग ऑन द टास्क, तो आप उसको एट्रीब्यूट्स को ऐड कर सकते हैं। तो कंप्लीटनेस क्या है कि आप लोग जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो आपका जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके मिसिंग हैं। So data net may not be included simply because they were not considered important at the time of the entry, कि जब डेटा इंटर हो रहा था या जब डेटा डेटा सेट वो वाला डेटा सेट बन रहा था, उस वक्त शायद उस एट्रीब्यूट की या उस सेट ऑफ एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ उसकी ज़रूरत नहीं थी, बट लेटर डिपेंडिंग ऑन द एनालिसिस टास्क आपको लगा कि आपको ये वाले एट्रीब्यूट्स भी कलेक्ट करने थे। Similarly, relevant data may not be ordered due to misunderstanding or because of equipment malfunction, कि आपका जो रिक्वायर्ड डेटा था वो आपने ठीक तरह से रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो अगेन किसी भी वजह से हो सकता है, तो आपकी कंप्लीटनेस नहीं है, कि आपकी जो डेटा सेट के अंदर या तो वो एट्रीब्यूट्स जो आप एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं वो एट्रीब्यूट्स मिसिंग है, या आपके पास ये भी हो सकता है कि आपकी जो डेटा सेट के पास एट्रीब्यूट्स जो हैं लेकिन आपकी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस जो हैं उसके अंदर मिसिंग है। कि कुछ उसकी एग्जांपल देख लें कि आपके पास जो कस्टमर्स डेटा है, तो कुछ कस्टमर्स के अगेंस्ट आपके पास उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, लेट्स सपोज उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी इनकम, उसकी जो स्पेंडिंग्स हैं, उसके यूटिलिटी बिल्स हैं, या कोई भी इस तरह के एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी कस्टमर से रिलेटेड, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस के अगेंस्ट आपके पास कुछ कस्टमर्स के आपके पास कंप्लीट डेटा है, कुछ के पास आपके पास उनका हाउस एड्रेस नहीं है, किसी का आपका उसकी मंथली इनकम का नहीं पता, तो देयर आर सम मिसिंग वैल्यूज़। तो कंप्लीटनेस इज़ रिलेटेड टू दैट।
तो हम लोग डेटा क्वालिटी की बात कर रहे हैं। डेटा क्वालिटी के अंदर हमने बात की एक्यूरेसी की, कंप्लीटनेस की। द थर्ड इज़ कंसिस्टेंसी, कि आपके पास जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट है, कि आपके पास कि आप डेटा दैट वर इनकंसिस्टेंट विद अदर रिकॉर्डेड डेटा में हैव बीन डिलीटेड, कि आपने या तो डेटा सेट के अंदर कुछ चेंजेस की जो कंसिस्टेंट नहीं थी और वो प्रोपोगेट नहीं हुई थ्रू आउट द होल डेटा सेट, तो उसकी वजह से इनकंसिस्टेंसीज आ गई हैं। द रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा हिस्ट्री और मॉडिफिकेशंस में हैव बीन ओवरलुक्ड, कि जो मॉडिफिकेशंस हुई थी डेटा सेट के अंदर, या जो डेटा की हिस्ट्री है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो डेटा सेट इस वक्त करंट फार्म के अंदर है उसके अंदर काफ़ी जगह पे इनकन्सिस्टेंसीज है, कि एक जगह पे जो डेटा सेट है उसकी वैल्यूज़ चेंज है, और दूसरे लेट्स सपोज एक सेपरेट डिपार्टमेंट है उसके अंदर सेम डेटा सेट है, उसके अंदर वो वैल्यूज जो चेंज हुई हैं वो प्रॉपर्ली प्रोपोगेट नहीं हुई, जिसकी वजह से देयर इज़ एन इनकन्सिस्टेंसी, कि वैल्यूज़ जो हैं डेटा के अंदर वो सेम नहीं है। सो डेटा क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंडेड यूज़र। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास जो डेटा क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि आपकी इंटेंशन क्या है, कि आपके पास लेट्स सपोज एक डेटा सेट है और आपके पास दो डिफरेंट टाइप्स के डेटा एनालिसिस है। आपके मतलब मीन्स दो डिफरेंट टास्क हैं एनालिसिस के। तो फॉर वन एनालिसिस टास्क के लिए तो आपका वो डेटा सेट की क्वालिटी अच्छी है, बट फॉर द अदर टास्क वो डिपेंड करता है कि क्या टास्क है। फॉर द सेकेंड टास्क उसकी क्वालिटी मे नॉट बी गुड। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कि एक जो टास्क वन था जिसके लिए हम लोग कहते हैं कि इस जो डेटा सेट है इसकी क्वालिटी अच्छी है, आउट ऑफ दोज 10 एट्रीब्यूट्स, लेट्स सपोज दिस टास्क ओनली रिक्वायर्ड 6 एट्रीब्यूट्स आउट ऑफ दोज 10, तो इसलिए वो सारे 6 एट्रीब्यूट्स का डेटा हमारे पास क्वालिटी वाइज भी ठीक है और कंप्लीट भी है। तो फॉर टास्क वन हम लोग कह सकते हैं कि वो तो डेटा सेट उसके लिए उसकी क्वालिटी अच्छी है, बट फॉर द टास्क टू हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स थे उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स जो चाहिए थे टास्क टू के लिए, तो वो एट्रीब्यूट्स अवेलेबल नहीं थे, या उसके अंदर कोई वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, या कोई जो रिकॉर्डेड वैल्यूज़ थी उनके अंदर नॉइज़ ज़्यादा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपके पास डेटा की क्वालिटी है इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ द एनालिसिस और द टाइप ऑफ द टास्क यू वांट टू परफॉर्म। तो ये बात होगी आपकी कंसिस्टेंसी की। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ टाइमलीनेस, बिलीवेबिलिटी एंड इंटरप्रेटेबिलिटी। बिलीवेबिलिटी रिफ्लेक्ट्स हाउ मच द डेटा आर ट्रस्टेड बाय द यूज़र्स, कि आपका जो यूज़र है हाउ मच ही ट्रस्ट दैट डेटा। और जो इंटरप्रेटेबिलिटी है कि उस डेटा को अंडरस्टैंड करना कितना आसान है। तो उसकी जो एक एग्जांपल है जिससे आपको इसका आइडिया होगा वो क्या है, कि सपोज दैट अ डेटाबेस एट वन पॉइंट हैड सेवरल एरर्स, ऑल ऑफ विच हैव बीन सिंस बीन करेक्टेड। कि आपका कोई डेटाबेस था और उसके अंदर एक टाइम में बहुत ज़्यादा उसके एरर्स थे, लेकिन विद टाइम्स वो एरर ठीक हो गए। The past errors have had caused many problems for the sale department users, so they no longer trust the data. So that is related to the trust, जो believability of the data। कि उस टाइम जो सेल्स डिपार्टमेंट ने उसको यूज़ किया था डेटा सेट को, तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस हुए थे। तो दैट्स वाई कि उनका जो बिलीवेबिलिटी है वो थोड़ी रिड्यूस हो गई। सो दिस इज़ रिलेटेड टू द बिलीवेबिलिटी, कि वो उनका ट्रस्ट उस डेटा सेट के ऊपर, जब उस डेटा सेट के अंदर एरर्स थे उस वक्त बहुत लो हो गया। The data also use many accounting codes which the sales department doesn't know how to interpret. So this is related to the interpretability, कि वो जो अकाउंट डिपार्टमेंट था, वो जो सेल डिपार्टमेंट था, जब उसने वो डेटा सेट उस वक्त जब एरर्स थे उसके अंदर जब यूज़ किया था, तो एक तो मसले आए थे, तो उनकी जो बिलीवेबिलिटी भी अफेक्ट हुई थी, और प्लस उसके अंदर मुख्तलिफ अकाउंटिंग के कुछ कोड्स थे जो प्रॉपरली डिफाइन नहीं थे, जो उनको अंडरस्टैंड करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी। तो दैट इज़ नोन एज, दैट इज़ रिलेटेड टू द इंटरप्रेटेबिलिटी। इवन दो नाउ द डेटा बेस इज़ नाउ एक्यूरेट, कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट, कि अब वो डेटा सेट जो था वो इवॉल्व हो के हमारे पास जो अभी करंट फॉर्म के अंदर है वो एक्यूरेट भी है, कंप्लीट भी है और कंसिस्टेंट भी है।
and timely. Sales department user may regard it as a low quality due to poor believability and predictability. लेकिन वो जो सेल्स डिपार्टमेंट था जिसने वो डेटा सेट उस वक्त यूज़ किया था एंड दे फेस मैनी डिफ़िकल्टीज, तो अब उनके अंदर वो लोग जो इस डेटा सेट को दे मे कंसिडर इट एज हैव ऑफ अ लो क्वालिटी डेटा है ड्यू टू पुअर बिलीवेबिलिटी एंड इंटरप्रेटेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की है जो डेटा क्वालिटी के लिए, कि हम लोग जब भी डेटा की क्वालिटी को डिफ़ाइन करते हैं कि तो उसमें हम लोग दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जिसकी बेस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि डेटा की क्वालिटी कैसी है। अच्छा, अब हम लोग जो डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए हम लोगों ने देखा कि हम लोग ने वंस वी हैव फाइंड के डेटा सेट के अंदर हमारे पास कुछ जो है वो मिसिंग वैल्यूज़ है या हमारे पास जो नॉइज़ी डेटा है, तो हम लोग उस डेटा को कैसे क्लीन करते हैं। सो एवरीथिंग कम्स अंडर डेटा क्लीनिंग। सो डेटा क्लीनिंग रूटीन्स वर्क्स टू क्लीन द डेटा बाय फिलिंग इन मिसिंग वैल्यूज़, या आपके पास अगर मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो उनको कैसे फिल करेंगे। स्मूथिंग नॉइज़ी डेटा, अगर नॉइज़ी डेटा उसको स्मूथ कैसे करेंगे। आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग आउटलायर्स, के आउटलायर्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उनको कैसे रिमूव करते हैं। एंड रिजॉल्विंग इनकन्सिस्टेंसीज, के जो भी डेटा सेट के अंदर कोई भी इनकन्सिस्टेंसी है तो उसको हम लोग कैसे दूर करते हैं। सो दिस इज़ ऑल कम्स अंडर डेटा क्लीनिंग। तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं मिसिंग वैल्यूज़ की। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपके पास कोई भी डेटा सेट है, डेटा सेट के अंदर हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और हमारे पास डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। एट्रीब्यूट्स आपका जो है वो आप इसको ऐसे विजुलाइज कर लें कि आपके पास एक टेबल है, टेबल में आपके जितने भी कॉलम्स हैं वो आपके एट्रीब्यूट्स हैं और आपकी जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं और रोज़ हैं जो वो आपकी डिफरेंट जो है ऑब्जर्वेशंस हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ आपका साइज़ ऑफ द डेटा है और नंबर ऑफ़ डायमेंशंस जो हैं, नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स हैं वो बेसिकली आपके डेटा की डायमेंशन को शो करते हैं। तो जस्ट जब हम लोग ये बात कर रहे हैं तो आप एक टेबल को विजुलाइज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। तो मिसिंग वैल्यूज़ क्या है? फॉर एग्जांपल कि सेल्स एंड कस्टमर डेटा, यू नोट दैट द मैनी ट्यूपल्स हैव नो रिकॉर्डेड वैल्यूज़ फॉर सेवरल एट्रीब्यूट्स सच एज कस्टमर इनकम। कि आपके पास कोई भी सेल्स से रिलेटेड कस्टमर डेटा है आपके पास और उसमें आपने देखा कि आपके पास लेट्स सपोज आपके 10 एट्रीब्यूट्स हैं और हर एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट आपकी मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन जो हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके अगेंस्ट आपके पास कुछ जो ऑब्जर्वेशंस हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो एट्रीब्यूट वैल्यूज़ है वो मिसिंग है। कि आपके पास जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो उसको हम लोग फिल करने के लिए कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं अगर आपके डेटा सेट के अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि फर्स्ट मेथड है कि इग्नोर द ट्यूपल। कि आप सिंपली क्या करें कि हर वो रो जिसके अंदर आपके कुछ एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ मिसिंग है तो आप सिंपली उस पूरी रो को डिस्कार्ड कर दें। तो नॉर्मली ये कब होता है कि जब हमारे पास जो क्लास लेबल है, जो शायद हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी डिफ़ाइन किया था कि हमारे पास जो डेटा है, मैंने अभी कहा कि आप उसको इन द फॉर्म ऑफ टेबल अगर विजुलाइज करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं जो वो आपके एट्रीब्यूट्स हैं और हमारे पास जो चीज़ जो हम लोग किसी भी सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक के अंदर जो हमारे पास डेटा सेट होता है वो लेबल डेटा सेट होता है। जो चीज़ हम लोग प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं तो उसको हम लोग क्लास कह देते हैं या उसको लेबल कह सकते हैं। तो इस टेबल को विजुलाइज करें, टेबल में आपके पास कॉलम्स हैं, कॉलम्स आपके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं और उस एट्रीब्यूट्स में जो हमारे पास एक कॉलम है लास्ट, कोई भी एक कॉलम है, लेट्स सपोज द लास्ट कॉलम इज़ अ क्लास और अ लेबल। कि आपने हम लोगों ने जो उसकी एग्ज़ाम्पल देखी थी, जो एक केस स्टडी देखी थी कि हमारे पास जो कस्टम कुछ पेशेंट्स से रिलेटेड डेटा सेट था, बेस्ड ऑन दोज जो एट्रीब्यूट्स थे उनके, हम लोगों ने ये देखना था कि आइदर दीज पेशेंट्स हैव डायबिटीज़ और नॉट। अब ये जो पेशेंट्स हैव डायबिटीज़ और नॉट, येस और नो था, तो ये हमारे पास जो डेटा सेट था वो लेबल था और ये जो येस और नो इसकी वैल्यू ज़ीरोज़ और वन थी। तो ये बेसिकली हमारे पास उस डेटा सेट के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि वो लेबल है या वो क्लास है जो हम लोग
प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। सो वो हम लोग अब जब मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं किसी भी डेटा सेट के अंदर, तो हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्मली अगर आपकी क्लास ही मिसिंग है, कि अगर कोई पेशेंट के हमारे पास सारे एट्रीब्यूट्स हैं, कि उसका हमारे पास उसका वेट भी है, उसका बीएमआई इंडेक्स भी है, और उसकी बाकी एट्रीब्यूट्स भी हैं, ब्लड प्रेशर की वैल्यू है, उसकी थिकनेस ऑफ स्किन की, जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है किसी भी एक पेशेंट के रिलेटेड, लेकिन हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है जो लेबल्ड है उसका वो मिसिंग है, कि आया कि बेस्ड ऑन दीज एट्रीब्यूट्स इस बंदे को या इस पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है। अगर ये वैल्यू अगर हमारे पास लेबल मिसिंग है, तो इन दैट केस हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि हम उस ट्यूपल को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल जो हम लोग वैल्यू है जो हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वो चीज़ मिसिंग है। तो हम लोग सिंपली इन दैट केस इफ़ द क्लास और द लेबल इज़ मिसिंग, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि उस ट्यूपल को रिमूव कर देंगे। इट इज़ स्पेशली पुअर व्हेन द परसेंटेज ऑफ द मिसिंग वैल्यूज़ पर एट्रीब्यूट्स वेरी कंसिडरेबली, कि इसमें हमारे पास एक नुकसान ये है कि आप लोग जब कोई भी एक ट्यूपल रिमूव करेंगे, तो उसमें हमारे पास लेट्स सपोज किसी पेशेंट के अगेंस्ट हमारे पास आउट ऑफ 10 8 एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं और सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स की वैल्यू मिसिंग है। तो हम लोग उन दो की जगह उन 2 वैल्यूज़ के लिए हम लोग उसकी बाकी सारे एट्रीब्यूट्स को इग्नोर कर देते और सिंपली उस पेशेंट्स को ही जो पूरे ट्यूपल है उसको रिमूव कर देते। सो बाय इग्नोरिंग ट्यूपल वी डू नॉट मेक यूज़ ऑफ द रिमेनिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज़ इन द ट्यूपल। तो हम लोग जब एक वैल्यू की वजह से पूरे सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ को रिमूव कर देते हैं, तो दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगर इफ़ देयर इज़ अ क्लास और द लेबल इज़ मिसिंग एंड वी डोंट हैव दैट डेटा अवेलेबल, तो उस केस में हम लोग सिंपली अगर, और प्लस इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ मिसिंग वैल्यूज़ है वो अगर कम है, मींस कि आउट ऑफ लेट्स सपोज 2% 1% ऑफ द डेटा, अगर हम लोग सारे ट्यूपल्स को भी रिमूव करते हैं, सो तो ओनली रिड्यूस बहुत ही कम रोज़ रिमूव होगी, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ मिसिंग वैल्यूज़ कम है और क्लास की जो क्लास और लेबल मिसिंग है कुछ एट्रीब्यूट्स का, तो हम लोग सिंपली उन ट्यूपल्स को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जिसमें हमारे पास अगर मिसिंग वैल्यूज़ में जो है वो परसेंटेज जो है वो वेरी कर रही है, तो इन दैट केस हम लोग जो है हमारा डेटा सेट जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा और हमारे पास डेटा सेट की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगी। सो द फर्स्ट मेथड टू डील विद द मिसिंग वैल्यूज़ इज़ इग्नोरिंग द ट्यूब। सेकंड है कि हम लोग इसको जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको मैनुअली भी फिल कर सकते हैं, कि अगर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो मिसिंग है। अब कोई भी डेटा सेट जो आपके पास अवेलेबल होगा, जो उस डोमेन का एक्सपर्ट होगा, वो बंदा कुछ जो वैल्यूज़ हैं उन पे वो वैल्यूज़ अगर डल सकती हैं, दैट टू डिपेंड ऑन द डेटा, और प्लस द डोमेन एक्सपर्ट जो उसको पता है कि इसमें इस तरह की वैल्यूज़ आनी चाहिए, तो वो वैल्यूज़ फिल कर सकते हैं। या उन उस डेटा के एट द टाइम जब वो डेटा कलेक्ट हुआ उस वक्त वो ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डेड नहीं थी, लेकिन लेटर ही इन्होंने वो ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर ली, तो अगर वो चंद एक जगह पे है तो आप वो वैल्यूज़ मैनुअली भी इंटर कर सकते हैं। लेकिन अगेन दिस अप्रोच इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड मे नॉट बी फिजिबल गिवन अ लार्ज डेटा सेट विद मैनी बेसिक वैल्यूज़, के अगर आपकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो इन दैट केस दिस मेथड इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। द थर्ड ऑप्शन दैट वी हैव कि हम लोग क्या करें कि जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनकी जगह हम लोग कोई भी एक ग्लोबल कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं और हर जगह पे वो कांस्टेंट वैल्यू डाल दें। तो इन दैट केस कि उस कांस्टेंट वैल्यूज़ के होने या ना होने से जो ओवरऑल जो डेटा सेट है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा या इक्वल इफ़ेक्ट होगा, कि रादर दैन कि अगर हम लोग कुछ हमारे पास अगर आउट ऑफ 10 8 9 एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं, कि अगर हम पूरे ट्यूपल को इग्नोर कर दें, सो देन वी आर नॉट मेकिंग यूज़ ऑफ अदर रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स, तो उसकी जगह हम लोग क्या करें कि कांस्टेंट वैल्यू डाल दें। तो इन दैट केस क्या होगा कि हमारे पास जो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स हैं तो वो भी हम लोग यूज़ में ला सकते हैं। लेकिन इसमें एक मसला प्रॉब्लम क्या है कि माइनिंग प्रोग्राम या कोई भी एनालिसिस जो हम परफॉर्म कर रहे हैं मे मिस्टेकनली थिंक दैट दे फॉर्म एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सिंस दे ऑल हैव द वैल्यूज इन कॉमन। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा टास्क यूज़ कर रहे हैं, कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें ये भी हो सकता है कि जो पैटर्न डिस्कवरी है उसमें ये जो कांस्टेंट वैल्यू जो मल्टीपल जगह पे रिपीट हो रही है,
तो जो आपका एल्गोरिदम है, कोई भी जो एल्गोरिदम आप यूज़ कर रहे हैं, मे टेक दिस पैटर्न एज एन इंटरेस्टिंग पैटर्न, तो वो उसको मिस इंटरप्रेट कर ले, जिससे आपका जो एनालिसिस के रिजल्ट्स हैं वो सफ़र करेंगे। सो हेंस दिस मेथड इज़ अ सिंपल, इट इज़ नॉट अ फूल प्रूफ। तो हर एक, जितने भी ये मेथड्स हैं, हर एक मेथड के अंदर कुछ उसकी प्रोस भी हैं और उसके कॉन्स भी हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर एंड प्लस आपके डेटा सेट के ऊपर, कि अगर आप चंद एक वैल्यूज़ मिसिंग है उसके अंदर और आप डेटा को फुली अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो आप लोग उसको मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लास और लेबल्स गिवन नहीं है, तो आप लोग सिंपली उन ट्यूपल्स को रिमूव कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि ग्लोबल कांस्टेंट लगा के आप लोग उन ट्यूपल्स को बचा सकते हैं, उन वैल्यूज़ को, कि उन वैल्यूज़ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डेटा सेट के लिए, तो आप लोग कांस्टेंट वैल्यूज़ डाल सकते हैं। और आप इस बात को की श्योरिटी है कि जो डेटा एनालिसिस या टास्क आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो अफेक्ट नहीं होगा विद दीज कांस्टेंट वैल्यूज़। उसके अलावा हम लोग जो एक और मेथड है, उसमें क्या है कि हम लोग, हमारे पास जो किसी भी एट्रीब्यूट के अगेंस्ट हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, उनमें हम लोग क्या करें कि उनका जो सम सॉर्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर हम लोग उसकी मीन या उसकी जो मीडियन वैल्यूज़ है उससे वो मिसिंग वैल्यूज़ को सम कर दें, कि आपके जो किसी भी एट्रीब्यूट के अगेंस्ट जो वैल्यूज़ मिसिंग हैं, तो आप क्या करें कि उसको, उस वैल्यूज़ को आप उसके मीन से या उसके मीडियन से रिप्लेस कर दें। तो वंस अगेन कि आपका जो एनालिसिस का रिज़ल्ट होगा उस पर अफेक्ट नहीं होगा इतना। सो फॉर नॉर्मल सिमेट्रिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन द मीन कैन बी यूज्ड। ये हम लोगों ने बात की थी, जो सिमेट्रिक और जो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग मीन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज वाइल स्क्यूड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम लोग उस केस में हम लोग मीडियन यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन आपके पास एक डेटा सेट है, उसमें नंबर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, आपने उनका मीन लिया या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक की। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपकी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप उसको मीन लेके उसकी मीन्स की वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं। अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपके ओवरऑल डेटा सेट की, अगर वो स्क्यूड है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यूड, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं कि उसके मीडियन को यूज़ कर सकते हैं एज अ टू फिल द मिसिंग वैल्यूज़। तो जितनी भी मिसिंग वैल्यूज़ किसी भी एट्रीब्यूट के अगेंस्ट आएंगी या किसी भी उसके, तो आप उसमें उसका मीडियन की वैल्यू को डाल सकते हैं। दैन जो एक और मेथड है, दिस इज़ नोन एज रिग्रेशन या इन्फ्रेंस बेस्ड टूल यूजिंग डिसीजन ट्री इंडक्शन, कि आप कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिग्रेशन, के आप कोई भी मिसिंग वैल्यू है तो उसको आप रिग्रेशन के थ्रू कोई वैल्यू प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। अगेन रिग्रेशन के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। रिग्रेशन इज़ बेसिकली यूज टू उन केसेस में यूज़ होता है जिसमें हम लोग कोई कॉन्टीन्यूस वैल्यू जो है उसको अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं या प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग रिग्रेशन यूज़ करते हैं। रिग्रेशन के बारे में हम लोग डिटेल में आगे फर्दर लेक्चर, फर्दर जो हमारा क्लास होगी उसके अंदर पढ़ेंगे। तो अभी के लिए यह है कि हम लोग इसको थ्रू यूजिंग द अदर कस्टमर एट्रीब्यूट्स इन डेटा सेट यू मे कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन टू प्रिडिक्ट द मिसिंग वैल्यूज फॉर द इनकम, कि आप जो बाकी जो कस्टमर से रिलेटेड डेटा सेट है आपके पास, या कोई भी दूसरे जो ऑब्जर्वेशंस हैं, बेस्ड ऑन दोज ऑब्जर्वेशंस आप अपने डेटा सेट की मिसिंग वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उन वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं। अब ये रिग्रेशन का पूरा मेथडोलॉजी क्या है, ये कैसे यूज़ होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बाद के लेक्चर में बात करेंगे। Okay, in some cases, a missing value may not imply an error in the data. For example, when applying a credit card, candidates may ask to supply their travel assess number. कहते हैं कि हर दफ़ा डेटा सेट के अंदर जो आपकी मिसिंग वैल्यूज़ है, दैट डजेंट मीन एन एरर। कि जिसकी एक एग्जांपल है कि अगर आपका डेटा सेट कुछ इस तरह का है जिसमें आपने कोई फॉर्म फिल कराया, उस फॉर्म के अंदर आपके लाइसेंस नंबर को या कोई भी आपका जो सर्वे फॉर्म है उसके अंदर कुछ चीज़ जो मैंडेटरी होती हैं उसके साथ हम लोग रेड सब मार्क लगा देते हैं दैट यू नीड टू फिल, और कुछ जो होती हैं वो ऑप्शनल होती हैं।
तो अगर वो डेटा सेट आपको मिलता है उस फॉर्म का और कुछ ऑप्शनल में अंदर आपकी वैल्यूज़ मिसिंग है, सो दैट डजंट मीन्स कि वो आपका डेटा सेट के अंदर एरर कंसिडर किया जाए। और ये भी पॉसिबल है कि आपको डेटा सेट जो मिलेगा उसके अंदर जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं इस तरह ऑप्शनल केसेस की, दैट मे नॉट बी यूज फॉर योर डेटा एनालिसिस, कि आपकी जो डेटा एनालिसिस का टास्क है उसमें शायद वो एट्रीब्यूट यूज़ ना हो, तो यू कैन सिंपली discard those attributes and use only the attributes that contribute more towards your analysis. तो ये हम लोगों ने मिसिंग वैल्यूज़ पे बात कर ली कि मिसिंग वैल्यूज़ के अंदर हम लोग आइदर वी कैन इग्नोर द ट्यूपल, आइदर वी कैन fill the values manually, we can use some global constant, we can use some central tendency, मीन और मीडियन से फिल कर लें, और we can use some sort of regression और कोई predictive modeling कर लें, जिसमें उसने एग्जांपल में कहा कि डिसीजन ट्री इंडक्शन करके हम लोग कोई भी वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देन द अदर केस कि हमारे पास अगर नॉइजी डेटा है, सो द नॉइज इज़ बेसिकली अ रैंडम एरर और वेरिएंस इन द मेजर्ड वेरिएबल। जो बेसिक स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन टेक्निक्स, बॉक्स प्लॉट्स एंड स्कैटर प्लॉट्स जो हम लोगों ने बात की थी, एंड मेथड्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई आउटलायर्स विच में रिप्रेजेंट नॉइज़, कि अगर आपका डेटा सेट नॉइजी होगा तो क्या होगा कि आपकी जो वैल्यूज़ होंगी वो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू से डेविएट कर देंगी, कि आपकी एक जो एक ऑब्जर्वेशन हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट आपके पास जो नंबर्स हैं वो एक ख़ास रेंज के अंदर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और अचानक से आपकी कुछ वैल्यूज़ बहुत छोटी या बहुत बड़ी हो गई हैं वैल्यूज़, तो देन वी से दीज वैल्यूज़ आर नोन एज आउटलायर्स। तो नॉइजी डेटा के अंदर अक्सर ये होता है कि उसमें हमें आउटलायर्स होते हैं, और आउटलायर्स को हम लोग जो बेसिक जो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन टेक्निक्स है, जो बॉक्स प्लॉट्स भी हमने देखा, स्कैटर प्लॉट्स देखा, और जो डेटा विजुलाइजेशन के अंदर भी हम लोग ने देखा कि हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो आउटलायर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल जो क्लस्टरिंग है, हम लोग डेटा पॉइंट्स को क्लस्टर कर लेते हैं, और जो पॉइंट डेटा पॉइंट्स क्लस्टर से बाहर होंगे देन दे दोज आर नोन एज आउटलायर्स। इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम लोगों ने उसके लिए देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स कि हम लोग जिसमें नॉइजी डेटा को हम लोग स्मूथ कर सके। तो उसमें एक जो मेथड है दैट इज़ नोन एज बिनिंग। बिनिंग मेथड स्मूथ और सॉर्टेड डेटा वैल्यूज बाय कंसल्टिंग इट्स नेबरहुड, दैट इज़ इट्स वैल्यू अराउंड इट, कि कोई भी एक मिसिंग वैल्यू, एक कोई भी एक नॉइजी डेटा की ऑब्जर्वेशन है तो हम लोग क्या करते हैं उसकी जो बाउंड्री डेटा है, जो उसके पास उस वैल्यू से नेक्स्ट वैल्यू और उससे प्रीवियस वैल्यूज़ हैं, हम लोग उनको देख सकते हैं, या बाउंड्री डेटा को देख के तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू क्या हो सकती है, अगर वो नॉइज़ की वजह से वो वैल्यू डेविएट हो गई है अपनी ओरिजिनल वैल्यू से। सो देन देयर आर डिफरेंट मेथड कि हम लोग इन स्मूथिंग बाय बिन मीन, आइदर बाय मीन या मीडियन, या हम बाउंड्री को यूज़ करके उस वैल्यू को फिल कर सकते हैं। So the second point is in smoothing by bin mean, each value in a bin is replaced by the mean value in the bin, कि अगर हमारे पास मीन, अगर हम लोग उसके मीन से उसको रिप्लेस कर दें, या उसको मीडियन से रिप्लेस कर दें, या उसको उसकी बाउंड्री वैल्यू से उसको रिप्लेस कर दें, द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज इन गिवन बिन आर आइडेंटिफाइड एज द बिन बाउंड्रीज। तो इसकी हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी इस तरह का डेटा सेट है, एक तो फर्स्ट इट शुड बी सॉर्टेड, कि हमने उसको सॉर्ट कर लिया। सॉर्टेड के बाद हम लोगों ने क्या किया कि हमने उसको इक्वल फ्रिक्वेंसी बिन्स के अंदर डिवाइड कर दिया। सो पार्टीशन इनटू इक्वल फ्रिक्वेंसी बिन्स, कि हमने तीन 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 की नियरली इक्वल फ्रिक्वेंसी बिन्स, सो दैट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप लोग के पास जो डेटा पॉइंट्स हैं वो दैट कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम लोगों ने क्या किया उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिन में डिवाइड कर लिया। सो फर्स्ट बिन हैज़ 4, 8 एंड 15, सेकेंड बिन के अंदर हमारे पास 21, 21 एंड 24, और थर्ड बिन के अंदर हमारे पास 25, 28 एंड 34। अब हमारे पास मुख्तलिफ जो हम लोगों ने पहले बात की कि स्मूथिंग बाय बिन मीन्स, बाय मिन मीन्स यानी कि मीन के थ्रू हम लोगों ने इसको रिप्लेस करना है, तो हम लोगों ने सिंपल क्या किया
कि इस वैल्यू को बिन 1 की वैल्यूज़ को 9 से रिप्लेस किया। ये 9 वैल्यू बेसिकली इज़ द मीन ऑफ दिस वैल्यू दैट 15 प्लस 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। आप अगर करेंगे इट मीन्स कि इन तीनों वैल्यूज़ का आप एक मीन ले लेंगे और तीनों वैल्यूज़ को आप लोग उसकी मीन से रिप्लेस कर देंगे। सिमिलरली हमारे पास ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर ये वैल्यूज़ नॉइज़ी वैल्यूज़ है तो हम लोग उनको उनके जो डेटा सेट हमारे पास जो सराउंडिंग वैल्यूज़ हैं जो बाउंड्री वैल्यूज़ हैं उनके मीन से रिप्लेस कर रहे हैं। सिमिलरली दिस वन उसको हम लोगों ने उसके मीन से रिप्लेस कर दिया और थर्ड बिन को थर्ड बिन के मीन से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली हमारे पास जो एक और ऑप्शन है स्मूथिंग बाय बिन मीडियन, जिसमें हम लोग क्या करेंगे उसको बाय मीडियन से रिप्लेस कर देंगे। तो अच्छा, उसमें जो थर्ड है हमारे पास वो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो बाय बिन बाउंड्रीज कि हम लोगों ने उसको जो बाउंड्री वैल्यूज़ हैं उससे रिप्लेस कर देंगे। अगर हम फर्स्ट बिन को देखें तो हमारे पास 4 है 15 है, तो हमने 4 एंड 15 और मिडल वैल्यू जो भी क्लोजेस्ट वैल्यू है दैट इज़ 4 तो हमने उसको 4 से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली हमारे पास 21 एंड 24 ये दो बाउंड्री वैल्यूज़ थी और 21 जो था हमारे पास क्लोजेस्ट वैल्यू वो 21 होगी। सिमिलरली 25 एंड 34 हमारे पास बाउंड्री वैल्यूज एंड द क्लोजेस्ट वैल्यू 28 इज क्लोज टू 25, तो हम लोग इसको 25 से रिप्लेस कर दिया। तो ये डिफरेंट जो है वो मेथड्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द डेटा सेट, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ एनालिसिस दैट वी वांट टू परफॉर्म। तो हम लोग बिनिंग की टेक्निक यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव द नॉइजी डेटा। सिमिलरली अगेन नॉइजी डेटा को रिमूव करने के लिए अदर मेथड्स क्या है, हम लोग रिग्रेशन को यूज़ करते हैं। Data smoothing can also be done by regression, a technique that conforms data values to a function. Linear regression involves finding the best line between two attributes so that one attribute can be used to predict the other attribute. Again, regression क्या है कि हम लोग कोई भी continuous value को थ्रू regression हम लोग predict कर सकते हैं। तो हम लोग regression की टेक्निक को भी यूज़ करके हम लोग नॉइजी डेटा को predict कर सकते हैं। अब regression को कैसे यूज़ करते हैं हम लोग और कौन से एट्रीब्यूट्स हम कैसे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के ऊपर हम लोग रिग्रेशन का जो टास्क है हम परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट लेक्चर होगा इसके ऊपर डिटेल। तो अभी के लिए आप लोग के लिए सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करना है कि अगर हमारे पास नॉइजी डेटा है तो उसके लिए हम लोग बिनिंग की टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। बिनिंग में हम लोग उसको मीन या कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यू है उससे रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यूज़ को, या उनको बाउंड्री वैल्यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं। हम लोग रिग्रेशन यूज़ कर सकते हैं फॉर नॉइजी डेटा, और इससे पहले हमने बात की कि मिसिंग वैल्यूज़ को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रू रिग्रेशन। देन वी हैव एन आउटलायर एनालिसिस। आउटलायर्स क्या है वो आपको पता है कि आउटलायर्स में बी डिटेक्टेड बाय क्लस्टरिंग। फॉर एग्जांपल वेयर सिमिलर वैल्यूज़ आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स ऑफ क्लस्टर्स, वैल्यूज़ दैट फॉल आउटसाइड ऑफ द क्लस्टर। कि हम लोग आउटलायर्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं ये हम लोगों ने देखा कि हम लोग को ग्राफिकली भी देख लिया हम लोगों ने। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि जो क्लस्टरिंग है बेसिकली, क्लस्टरिंग बेसिकली इज़ अ काइंड ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कि आपके पास मुख्तलिफ जो डेटा पॉइंट्स हैं, आप क्या करते हैं कि उन डेटा पॉइंट्स को डिपेंड ऑन सम सिमिलैरिटी आप उनको क्या करते हैं एक साथ क्लस्टर कर लेते हैं। तो वो डेटा पॉइंट्स जो किसी भी क्लस्टर का हिस्सा नहीं बनते, जो बेसिकली दोज आर नोन एज आउटलायर्स। अब ये जो क्लस्टरिंग है और क्लस्टरिंग में जो सिमिलैरिटी मेजर्स है ये बेसिकली सब्जेक्टिव है, दैट वेरी मच डिपेंडिंग ऑन योर डेटा। तो क्लस्टरिंग के ऊपर अगेन हम लोग अभी आपके लिए सिर्फ यही समझ लें कि हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लस्टरिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो बेस्ड ऑन सम सिमिलैरिटी मेजर विच इज़ सब्जेक्टिव, तो हम लोग क्या करते हैं कि डेटा पॉइंट्स को क्लस्टर के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। तो डेटा पॉइंट्स जो एक क्लस्टर के अंदर होते हैं बेसिकली दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर कंपेयर टू द डेटा पॉइंट्स ऑफ अनदर क्लस्टर। तो आपका जो क्लस्टर होगा विद इन क्लस्टर के अंदर जितने भी डेटा पॉइंट्स होंगे दे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर और वेरी सिमिलर टू ईच अदर इन अदर वे। और वो जो सिमिलैरिटी मेजर है वो सब्जेक्टिव है, दैट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द डेटा। कि आप लोग कि अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ है तो आप लोग कह सकते हैं कि वो आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया बेस्ड ऑन मैनहट्टन डिस्टेंस या यूक्लिडियन डिस्टेंस या कोई भी आप लोग उसमें मेजर यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देख लें कि आपके पास लेट्स सपोज हमारे पास
पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का डेटा है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का। और हम लोगों ने एक वो ग्रेडिंग स्कीम बनाई हुई है कि 85 से अबव हमारे पास ए प्लस ग्रेड है, 85 से नीचे बी है, और फिर उसके बाद 65 से बी प्लस है, बी माइनस है, सी माइनस है, सी प्लस है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के डेटा को हम लोग क्या करते हैं, उनको कलेक्ट कर लेते हैं, उनको क्लस्टर बना लेते हैं बेस्ड ऑन देयर ग्रेड्स। तो हमारे पास यहाँ पे जो सिमिलरिटी मेजर क्या है कि हमारे पास जिनके ग्रेड्स इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, सो दे कैन मेक इनटू वन क्लस्टर। अगर जिनके 85 से प्लस है उनको हमने एक जगह पे इकट्ठा कर लिया, बी ग्रेड वालों को एक जगह पे ले लिया, सी ग्रेड वालों को एक जगह पे ले लिया। तो ये जो हमारे पास जो सिमिलैरिटी का मेजर था ये सब्जेक्टिव था। इन दैट केस के हम लोगों ने एक पहले से एक डिफ़ाइन कर दिया कि 85 से प्लस ए ग्रेड होगा, फिर बी ग्रेड होगा, फिर सी ग्रेड होगा। तो क्लस्टरिंग क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लस्टरिंग, और उसमें हम लोग कौन से हम लोग एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं फॉर क्लस्टरिंग, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हमारे पास क्या था, हम लोगों ने डेटा क्वालिटी की बात की, फिर हम लोगों ने जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको रिमूव करने के लिए हमने 4-5 डिफरेंट टेक्निक्स देखी। फिर हमने नॉइज़ी डेटा को देखा। नॉइज़ी डेटा के लिए हमने कहा कि पिनिंग की टेक्निक है या रिग्रेशन है, या फिर हम लोग जो आउटलायर एनालिसिस है वो है और नॉइज़ी डेटा। तो ये ग्राफ में एक एग्जांपल है, ये आपके पास पावर कंजम्पशन है, ये आपका टाइम ऑफ द डे है कि ड्यूरिंग द टाइम। तो हमारे पास जो पावर कंजम्पशन है वो कैसे किसी भी एक लेट्स सपोज एक हाउस होल्ड घर की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, ये उसका ग्राफ है कि हमारे पास टाइम के स्टार्ट में हमारे पास जो पावर कंजम्पशन थी कम थी, फिर कुछ टाइम इस तरह आया जिस पे हमारे पास पावर कंजम्पशन ज़्यादा हुई, और जहाँ पे उसने पीक लिया, फिर उसके बाद जो ट्रेंड था वो हायर साइड पे था। इसको अगर हम लोग इस तरह ले लें कि हमारे पास जो दिन के वक्त था वो पावर कंजम्पशन कम थी, और जैसे ही शाम हुई, शाम को हमारे पास लाइट शाइट्स हम लोगों ने ऑन की तो पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो गई। तो ये उसका ग्राफ है। अब इसके अंदर हम लोग को देखें कि ये एक ट्रेंड शो कर रहा है कि जब दिन था, लाइट्स वगैरह ऑफ थी, सब लोग इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो लोअर साइड पे था। और जैसे ही हमारे पास शाम हुई और शाम को लाइट्स वगैरह ऑन हुई, सब पावर कंजप्शन बढ़ती गई, तो हम लोगों को एक ट्रेंड नज़र आ रहा है इसके अंदर। ऑन द अदर हैंड ये अब नॉइज़ी डेटा है। अब इस नॉइज़ी डेटा के अंदर आप लोग देखें कि हमारे पास वो हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ये अगेन टाइम्स ऑफ द डे ये पावर कंजप्शन है कि हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो है वो जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उससे डेविएट हुई है। तो दिस इज़ बेसिकली एन एग्जांपल। अगर उसको हम लोग प्लॉट करें, तो अगर आपके पास इस तरह का डेटा सेट हो, दो डेटा सेट हो, एक आपके पास ये डेटा सेट हो और आपके पास एक ये डेटा सेट हो, दोनों डेटा सेट की आपके पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को देख के शायद आपको अंदाज़ा ना हो सके, तो आपने क्या किया कि उन वैल्यूज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया। तो आपके पास एक डेटा सेट का ग्राफ ये बना और एक डेटा सेट का ग्राफ का ये बना। आपने जब इस ग्राफ को देखा तो आपको एक ट्रेंड नज़र आया कि आपके डे टाइम के वक्त जो है अभी जो लाइट की कंजप्शन थी कम थी, और जो शाम को या रात को उसकी ज़्यादा थी। सिमिलरली दूसरे डेटा सेट के अंदर आपको इस तरह का कोई ट्रेंड नज़र नहीं आया। सो फॉर यू, तो आप लोग इसमें से कौन सा डेटा सेट को सिलेक्ट करेंगे? ऑफ कोर्स द फर्स्ट वन डेटा सेट, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा सेट की क्वालिटी है वो अच्छी है, और इसके ऊपर आप कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करेंगे तो जो रिजल्ट्स वो भी कंप्रोमाइज। तो ये था आज का लेक्चर, जो डेटा प्री प्रोसेसिंग का जो हमारा टास्क है उसके ऊपर था। जो डेटा प्री प्रोसेसिंग है उसको हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। इसके साथ हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला है कि आप लोग पाइथन और जो साइकिट-लर्न की लाइब्रेरीज हैं वो इंस्टॉल कर लें। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो लेक्चर होगा वो भी डेटा प्री प्रोसेसिंग को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू।